दुनिया को एक और बड़ा हथियार मिल गया है। ये परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसका इजाद कुछ दिनों पहले ईरान ने किया है। ये हथियार गोला बारूद से नहीं बल्कि पानी से बना है और इस हथियार का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। This is Iranian Stepan Evi calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei. 20वीं सदी से पहले तक समंदर बेलगाम था। वहाँ जंगल वाला रूल चलता था, माइट इज राइट। कुछ बिखरे समझौते जरूर थे, लेकिन जो ताकतवर होता था वो कुछ भी कर सकता था, कहीं भी आ जा सकता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये तस्वीर बदलने लगी। देश दूसरे ताकतवर देशों की कॉलोनी थे, वे आज़ाद होने लगे थे। उनके तटों पर तेल और गैस के रिजर्व्स मिल रहे थे और वे उन रिसोर्सेज पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार चाहते थे। उसी समय कोल्ड वॉर चलने लगा था। अमेरिका और सोवियत संघ अपनी नेवी मूव करने और ग्लोबल ट्रेड के लिए पूरी आज़ादी चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सल लॉ बनाने पर जोर दिया। 1970 के दशक में यूएन में नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ और 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी यूएन क्लॉज पर सहमति बनी। इसको समंदर का संविधान भी कहते हैं। इसके तहत टेरिटोरियल वाटर्स, नेविगेशन राइट्स, स्ट्रेट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और डिस्प्यूट्स को लेकर नियम बनाए गए। जैसे किसी तट से 22 किलोमीटर तक का समुद्री इलाका उस देश का हिस्सा माना जाएगा। इसको टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। कोई दूसरा देश बिना परमिशन के इस इलाके में घुस भी नहीं सकता। कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन की जरूरत पड़ती है। टेरिटोरियल वाटर्स से आगे 370 किलोमीटर तक का इलाका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएगा। इस हिस्से में कोई भी देश आवाजाही कर सकता है, लेकिन उस इलाके में जितने भी रिसोर्सेस होंगे उस पर उसी देश का हक होगा जिससे वो इकोनॉमिक जोन लगता है। हालांकि कई इकोनॉमिक जोन्स आपस में ओवरलैप करते हैं। इसको लेकर देशों के बीच विवाद होते रहते हैं और ऐसे विवादों के लिए उसके निपटारे के लिए भी नियम बनाए गए थे। ये तो हुई नॉर्मल समंदर की बात। स्ट्रेट्स के केस में क्या तय हुआ? स्ट्रेट ऐसे संकरे रास्ते को कहते हैं जो दो बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ता है। जैसे मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करता है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट रेड सी और इंडियन ओशन का पुल है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका पूरी दुनिया में अपने पैर फैला रहा था। उसने कई देशों में अपने मिलिट्री बेसिस बना लिए थे। उन बेसिस तक हथियार और सैनिक पहुंचाने के लिए स्ट्रेट से गुजरना जरूरी था। इसके अलावा व्यापार और तेल और गैस की सप्लाई के लिए भी इसकी जरूरत थी। यानी जिसके पास इन स्ट्रेट्स का कंट्रोल होगा, जो वहां पर आसानी से नेविगेट कर सकेगा, वो पावर उसकी बनी रहेगी। इसमें दिक्कत ये थी कि स्ट्रेट्स किसी न किसी देश के टेरिटोरियल वाटर्स में आते थे। अगर वो देश आपका दोस्त है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही दुश्मनी हुई तो वो आपको आने जाने से रोक सकता है। इसीलिए स्ट्रेट्स में नेविगेशन के लिए छूट दी गई। जैसे कमर्शियल शिप्स बिना किसी परमिशन के स्ट्रेट से गुजर सकते हैं, बशर्ते वो किसी के टेरिटोरियल वाटर्स में हो तब भी। नौसेना के जहाज वहां से आना जाना कर सकते हैं और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स भी स्ट्रेट्स के ऊपर उड़ सकते हैं, भले ही ये इलाका किसी भी देश के टेरिटोरियल वाटर में आता हो। लेकिन स्ट्रेट्स में क्या नहीं हो सकता, ये जानना ज्यादा जरूरी है। कोई दूसरा देश स्ट्रेट्स में शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता, हथियारों का अभ्यास नहीं कर सकता, फिशिंग नहीं कर सकता, जासूसी नहीं कर सकता और जानबूझकर रुकावट पैदा करना भी मना है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए। यूएन क्लॉज एग्रीमेंट के लिए सबसे ज्यादा दबाव अमेरिका ने डाला था, लेकिन उसने इस एग्रीमेंट को कभी अपने यहाँ लागू नहीं किया। वो अपने फायदे के लिए यूएन क्लॉज के सेलेक्टिव नियमों पर जोर देता है। वो इन्हें कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहता है। उसका तर्क है कि कुछ जो नियम हैं वो सबको मानने चाहिए, लेकिन वो खुद ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आते हैं, जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस वक्त पूरी दुनिया की दुखती नस बन चुका है। अमेरिका इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसने अधिकतर देशों के जहाजों के आने जाने पर रोक लगा दी है। अमेरिका सत्ता परिवर्तन के इरादे से हमला करने गया था। ईरान में सत्ता तो नहीं बदली, लेकिन अमेरिका की ग्लोबल पोजीशनिंग जरूर खतरे में पड़ गई। परमाणु हथियारों के बिना और कई गुना कमजोर होने के बावजूद ईरान ने अमेरिका को बैकफुट पर डाल दिया है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इस दौर का सबसे शक्तिशाली हथियार कहा जा रहा है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना अहम बना कैसे? पहले ये लोकेशन देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एक तरफ पर्शियन गल्फ है और दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ ओमान। इससे निकलकर लेफ्ट जाएं तो अरब सागर और हिंद महासागर आता है। अगर राइट टर्न लेकर निकलें तो रेड सी और स्वेज कैनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी पहुंच जाएंगे, यानी एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप। ये रूट कितना इंपॉर्टेंट है इसको कुछ आंकड़ों से समझिए। तेल प्रोड्यूस करने वाले टॉप 20 देशों में से 7 देशों का बॉर्डर पर्शियन गल्फ से मिला है। ये देश हैं सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई, कुवैत, कतर और ओमान। गैस प्रोडक्शन की बात करें तो टॉप 20 देशों में से 5
पर्शियन गल्फ में है। ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान, ये देश अधिकतर एक्सपोर्ट के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर निर्भर हैं। उनका 90% तेल और गैस इधर से ही बाहर जाता है। ये उनकी इकोनॉमी को चलाने में मदद करता है। नॉर्मल टाइम में हर दिन 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है। ये दुनिया की टोटल खपत का 20% है, यानी दुनिया के हर 100 में से 20 लोगों की जरूरत इस रास्ते से पूरी होती है। भारत, जापान और साउथ कोरिया की 50 से 80% ऊर्जा निर्भरता खाड़ी के देशों पर है, जबकि यूरोप के कई देश बड़ी मात्रा में इधर से गैस खरीदते हैं। तेल और गैस लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और मिलिट्री के लिए भी ये लाइफलाइन की तरह है। ईरान ने इसी लाइफलाइन पर पहरा बिठा दिया है, लेकिन पहरा बिठाया कैसे, ये अब समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की लंबाई लगभग 167 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई हर जगह एक जैसी नहीं है। सबसे चौड़ा इलाका 97 किलोमीटर का है और सबसे संकरा हिस्सा 33 किलोमीटर में सिमटा हुआ है। इस डायमेंशन में हॉर्मूज के एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान। यूएन क्लॉज के हिसाब से दोनों देशों को 22 किलोमीटर तक का कंट्रोल मिलना चाहिए। यहाँ पर दोनों के टेरिटोरियल वाटर्स ओवरलैप कर जाते हैं, लेकिन चूंकि ये स्ट्रेट है, कोई देश इसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं कह सकता। स्ट्रेट में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का नियम लागू होता है, लेकिन ईरान यूएन क्लॉज को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसने एग्रीमेंट पर साइन तो किया था, लेकिन कभी इसको अपने यहाँ लागू नहीं किया, बिल्कुल अमेरिका की तरह। दूसरी तरफ ओमान है, जिसने यूएन क्लॉज पर साइन भी किया और उसको लागू भी किया है। फिर जहाज उसके इलाके से होकर आना जाना क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर दूसरा पेंच फंसता है। दरअसल समंदर में शिपिंग रूट्स पहले से तय होते हैं। बड़े जहाज गहरे पानी में ही अच्छे से चल सकते हैं। किनारों पर नेविगेशन करना मुश्किल होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के सबसे संकरे इलाके में शिपिंग रूट्स करीब 11 किलोमीटर का है। 3.7 किलोमीटर आने के लिए, 3.7 किलोमीटर जाने के लिए, और बाकी का इलाका बफर जोन में आता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान की पहुंच में है, इसलिए वो शिपिंग लेन्स को आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है। ईरान ने बिना परमिशन के गुजरने वाले जहाज़ों को हमले की धमकी दी है, खास तौर पर अमेरिका, इसराइल और उनके सहयोगी देशों से जुड़े जहाज़ों को। ईरान ने जगह जगह समुद्री माइंस बिछाए हैं। उसके मामूली हमले में भी पूरा का पूरा जहाज चौपट हो सकता है। इन जहाज़ों को ठीक करने या ऑपरेशनल बनाने में भारी खर्च आता है, इसलिए शिपिंग कंपनियां जोखिम लेने से बचती हैं। इसके अलावा युद्ध के समय इंश्योरेंस का खर्च बढ़ जाता है और कभी कभार टोल का खर्च भी जुड़ सकता है, जो कि अभी हो रहा है। इसका सीधा असर तेल और गैस के दामों पर पड़ता है। जो सामान और सेवाएं एनर्जी सप्लाई पर निर्भर हैं, उनके दाम भी बढ़ते हैं। महंगाई बढ़ने से आम लोग परेशान होते हैं, फिर वे अपनी सरकार पर दबाव बनाते हैं। ईरान इस तरीके से बढ़त लेना चाहता है और उसको काफी हद तक इसमें कामयाबी भी मिली है। कई देशों ने अमेरिका और इजराइल से युद्ध खत्म करने की अपील की है। स्पेन ने ईरान वॉर में अमेरिका और इसराइल का साथ देने से मना कर दिया, जबकि इटली ने इसराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट खत्म कर दिया है। स्पेन और इटली अमेरिका और इसराइल के लॉन्ग टाइम पार्टनर्स रहे हैं, फिर भी उन्होंने ईरान वॉर में उनका साथ नहीं दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ब्लॉकेड इसका एक बड़ा कारण है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए किया हो। 1515 में पुर्तगालियों ने हॉर्मूज आइलैंड पर कब्जा किया था। वो इंडियन ओशन से आने जाने वाले जहाजों से टैक्स वसूलता था। फिर 1622 में सफवी वंश ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लिया और उन्होंने मिलकर पुर्तगाल को भगा दिया। तब से हॉर्मूज की ड्राइविंग सीट कई बार बदली है, लेकिन इसकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। पर्शियन गल्फ में तेल और गैस की खोज होने के बाद इसका रुतबा और बढ़ गया। ब्रिटेन और अमेरिका ने इस रूट पर कब्जे के लिए विद्रोह, तख्तापलट और युद्ध तक कराए। फिर 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हो गई। वहां पश्चिमी देशों के कब्जे का विरोध करने वाली सरकार आई। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को डिप्लोमेसी का टूल बना लिया। जब जब प्रतिबंध लगने या हमले की बात आती, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की धमकी देने लगता, लेकिन अभी से पहले उसने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया था। जब 1980 से 1988 के बीच इराक ईरान वॉर हुआ, उस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल के टैंकर्स पर हमले किए। इसकी चपेट में बाकी देशों के टैंकर्स भी आए थे। फिर अमेरिका को ऑपरेशन अर्नेस्ट विल लॉन्च करना पड़ा था। यूएस नेवी कुवैत के टैंकर्स को एस्कॉर्ट करके हॉर्मूज से बाहर ले जाती थी। ईरान इराक वॉर के बाद अमेरिका ने वेस्ट एशिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई। बहरीन में उसने अपना 5th फ्लीट तैनात किया। इसका इकलौता मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सेफ और सिक्योर रखना है, लेकिन हालिया लड़ाई में वे कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब लास्ट पॉइंट, हॉर्मूज क्राइसिस ने चोक पॉइंट्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की राह दिखा दी है। ऐसे और भी चोक पॉइंट्स हैं जिन्हें आने वाले समय में हथियार बनाया जा सकता है, जैसे चीन, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान ट्रेड और एनर्जी सप्लाई के लिए मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर है। अमेरिका और ईस्ट एशिया के बीच ट्रेड के लिए पनामा कैनाल है। एशिया और
यूरोप को बाब अल मंडेब स्ट्रेट और स्वेज कैनाल जोड़ता है। अगर इन रूट्स को ब्लॉक कर दिया जाए तो करोड़ों लोगों की जान एक झटके में ली जा सकती है, वो भी बिना एक भी हथियार चलाए, बिना एक भी बम गिराए। कहते हैं कि हर युद्ध कई नए युद्धों को जन्म देता है। ईरान वॉर ने दुनिया को तबाही के नए रास्ते दिखाए हैं। ये तबाही कब और कहां जाकर रुकेगी, कोई नहीं जानता।